साल है 2025। दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दुनिया बदल गई है, लेकिन कुछ कहानियां आज भी अपनी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ मौजूद है। कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहरी हो जाती है। खतरे, मजबूरी और सही गलत के बीच की वैसी ही हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत, खासकर जब जिंदगी और मौत का सवाल हो। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे, सोमाली पायरेसी। एक ऐसी कहानी जो हमें अफ्रीका के हॉर्न के किनारे ले जाएगी, जहां सदियों से सही डाकुओं का बोलबाला रहा है। इंडियन ओशन को इमेजिन करें, अनंत नीला पानी क्षितिज तक फैला हुआ। यह एक ऐसा सागर है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खतरों के लिए भी जाना जाता है। एक कार्गो शिप नीले पानी में स्लाइड कर रहा है। यह शिप दुनिया के कोने कोने से सामान लेकर जा रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड की जीवन रेखा है। अचानक दो छोटी स्किप्स दिखती हैं, जो तेजी से कार्गो शिप की ओर बढ़ रही हैं। मछुआरों के साथ नहीं, बल्कि AK-47S और RPG से लैस यंग मैन्स के साथ। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय है और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। यह है मॉडर्न पायरेसी सोमाली पायरेट्स, जो आधुनिक युग के सी लुटेरे हैं, गल्फ ऑन ऑफ एडन के गोस्ट्स। वे इस जलमार्ग पर सालों से मंडरा रहे हैं, जहाजों को लूटे हैं और दुनिया भर में डर फैलाते हैं। कई सालों तक उन्होंने ग्लोबल ट्रेड को परेशान किया, जिससे शिपिंग कंपनियों को भारी नुकसान हुआ और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ गईं। पावरफुल नेवी को भी मात दी और हेडलाइंस में छाए रहे। उनकी दुस्साहसी हरकतों ने दुनिया भर की गवर्नमेंटों और सेनाओं को हैरान कर दिया। दुनिया के लिए वे बेरहम क्रिमिनल्स हैं, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। शिप्स हाईजैक करते हैं, जहाजों पर धावा बोलते हैं और उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्रू को किडनैप करते हैं, फिरौती मांगते हैं। वे हॉस्टेजों को डराते धमकाते हैं और उनकी जान की कीमत लगाते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या यह कहानी सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच की है? हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, हर अपराधी के पीछे एक कहानी होती है। ये आदमी कौन है? वे कहां से आते हैं? क्या चीज उन्हें खुले समुद्र में सब कुछ दांव पर लगाने को मजबूर करती है? क्या उन्हें गरीबी और निराशा ने इस रास्ते पर धकेल दिया है? क्या वे लालची क्रिमिनल्स हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? या कोई गहरी कहानी है, सर्वाइवल, इनजस्टिस और जिंदगी के लिए एक जानलेवा लड़ाई की? क्या वे अपने फैमिलीजों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं? यह सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी कहानी है, बल्कि इंसानी स्ट्रगल और एक फेल हो चुके स्टेट की कहानी है। यह सोमालिया की कहानी है, एक ऐसा देश जो गरीबी, युद्ध और अराजकता से जूझ रहा है। यह एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज और उन लोगों के बारे में है जिनके पास कोई और चॉइस नहीं बची। यह उन मछुआरों की कहानी है जिनकी आजीविका विदेशी जहाजों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने से छीन ली गई। जब किसी आदमी का परिवार भूखा हो और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हों, तो वह क्या करता है? और उसके देश के रिसोर्सेज लूटे जा रहे हों, तो वह क्या करता है? क्या वह चुपचाप बैठकर देखता रहता है, या वह अपने परिवार और अपने देश के लिए लड़ता है? आज हम दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम पीड़ितों और अपराधियों दोनों की कहानियों को सुनेंगे। वे आवाजें जो उन्हें हीरोज कहती हैं, जो उन्हें अपने समुदाय के रक्षक मानती हैं, और वे जो उन्हें विलेंस मानती हैं, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघनकर्ता मानती है। जैसे ही हम इन मुश्किल भरे पानी में नेविगेट करते हैं, अपना माइंड ओपन रखें। हमें पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए और हर पहलू को ध्यान से देखना चाहिए। सच हमेशा की तरह जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी और शायद हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देगी। सोमाली पायरेसी को समझने के लिए हमें पास्ट में देखना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब सोमालिया एक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके समुद्र उसकी दुर्दशा का दर्पण बन गए थे। 1991 में सोमालिया की सरकार गिर गई, एक ऐसी घटना जिसने देश को अराजकता और अनिश्चितता में धकेल दिया। दशकों के संघर्ष और राजनीतिक डिस्टेबलाइजता के बाद केंद्रीय प्राधिकरण का पतन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे देश में अराजकता फैल गई। कानून और व्यवस्था का अभाव था और विभिन्न गुट सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिससे व्यापक हिंसा और डिस्टेबलाइजता हुई। कोई नेवी या कोस्ट गार्ड न होने के कारण सोमालिया का लंबा कोस्ट लाइन अनप्रोटेक्टेड रह गया। यह एक खुला निमंत्रण था, एक शून्य जिसे बाहरी ताकतों द्वारा तेजी से भरा गया। यूरोप और एशिया से फॉरेन फिशिंग फ्लीट्स घुस आए,
सोमालिया के जल क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर गए, डिस्ट्रक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया और फिश स्टॉक्स को खत्म कर दिया। उन्होंने भारी जाल और अन्य विनाशकारी तकनीकों का उपयोग करके सीई जीवन को तबाह कर दिया, जिससे सीई पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान हुआ। लोकल फिशरमैन बेबस होकर देखते रहे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी गायब हो गई। पीढ़ियों से वे समुद्र पर निर्भर थे, लेकिन अब उनके संसाधन उनकी आंखों के सामने ही लूट जा रहे थे। उनकी पुकार अनसुनी रह गई। कोई सरकार मदद करने के लिए नहीं थी, कोई भी उनकी रक्षा करने या उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए मौजूद नहीं था, जिससे वे निराशा और परित्याग की भावना से जूझ रहे थे। लूट सिर्फ फिश तक नहीं रुकी। सोमालिया के जल क्षेत्र में और भी भयावह गतिविधियां हो रही थी। सोमाली पानी में पॉइजनीला कचरा डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नैतिक विचारों का घोर उल्लंघन किया गया, जिससे समुद्र और लोग जहर से भर गए। यह कचरा अक्सर विकसित देशों से सोमालिया के तट पर अवैध रूप से डंप किया गया था, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो गए। जन्म से ही डिफेक्ट्स और बीमारियां फैल गईं, लेकिन दुनिया ने टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता ने सोमालियाई लोगों के बीच अन्याय और आक्रोश की भावना को और बढ़ा दिया। मजबूरी में फिशरमैन एक साथ आए, खुद को कोस्ट गार्ड्स कहने लगे। उन्होंने अपने समुदायों की रक्षा करने और अपने संसाधनों को लूटने वालों को रोकने के लिए कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को आर्म किया, इलीगल ट्रॉलर्स का सामना किया और कंपनसेशन की मांग की। उनकी शुरुआती कार्रवाइयां न्याय और रिस्पॉन्डेंटदेही की मांग से प्रेरित थीं। शुरू में वे खुद को प्रोटेक्टर्स मानते थे, पायरेट्स नहीं। वे अपने जल क्षेत्र की रक्षा करने और अपने समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पानी से गुजरने वाली वेल्थ को देखा, उनका मिशन बदल गया। लालच और अवसर ने उनके कार्यों को विकृत करना शुरू कर दिया। प्रोटेक्शन और लूट के बीच की लाइन धुंधली हो गई। न्याय की खोज तेजी से लाभ की खोज में बदल गई। जो सेल्फ डिफेंस के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ और बन गया। यह एक खतरनाक और विनाशकारी ताकत में बदल गया, जो सोमालिया और उससे आगे के सीई व्यापार को खतरे में डालती है। मॉडर्न सोमाली पायरेसी के बीज इनजस्टिस और सर्वाइवल में बोए गए थे। यह एक जटिल घटना थी, जिसकी जड़ें सोमालिया के अशांत इतिहास और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता में थीं। सोमाली पायरेट के रूप में लाइफ एक ऐसा जीवन जो खतरों और अनिश्चितताओं से भरा है। यह एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर मजबूरी और निराशा से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत शायद ही कभी उम्मीद के मुताबिक होता है। यह एक हाई स्टेक्स गैम्बल है, जहां दांव पर जिंदगी और मौत दोनों लगे होते हैं। हर फैसला, हर कदम जोखिम भरा होता है। ऑपरेशंस गरीब कोस्टल विलेजेस में शुरू होते हैं, जहां अवसर कम और जरूरतें ज्यादा हैं। ये गांव अक्सर हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, जहां पायरेसी एक आकर्षक विकल्प के रूप में दिखाई देती है। इन ऑपरेशंस को वॉरलॉर्ड्स या डायस्पोरा इन्वेस्टर्स फंड करते हैं, जो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। वे इस खतरनाक खेल में पैसा लगाते हैं, जानते हुए कि जोखिम के साथ साथ बड़ा फायदा भी है। यंग मेन्स, अक्सर पुराने फिशरमैन, को फिरौती के पैसे के वादे से लुभाया जाता है। उन्हें एक बेहतर जीवन का सपना दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत अक्सर बहुत अलग होती है। हंट बहुत मुश्किल होती है, जहाजों को ढूंढना आसान नहीं होता और हर पल खतरे से भरा होता है। समुद्र में हफ्तों कठिन कंडीशंस और लगातार डेंजर। मौसम खराब हो सकता है, खाना कम हो सकता है और हमेशा पकड़े जाने का डर बना रहता है। अटैक्स तेजी से होते हैं, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। स्किप्स पास आती हैं, हथियार चलते हैं और क्रू को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। हिंसा और अराजकता का माहौल बन जाता है। सीढ़ियां शिप के साइड से ऊपर चढ़ाई जाती हैं। पायरेट्स तेजी से ऊपर चढ़ते हैं, हर हाल में जहाज पर कब्जा करने के लिए तैयार। क्रू को बंधक बनाया जाता है। उनकी जिंदगी अब पायरेट्स के हाथों में है। शिप्स को पायरेट कंट्रोल्ड विलेजेस तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक फिरौती नहीं मिल जाती। नेगोशिएशंस महीनों तक चलते हैं, फिरौती मांगी जाती है और हर दिन हॉस्टेजों के लिए एक चुनौती होती है। अक्सर कैश में एयर ड्रॉप की जाती है, एक खतरनाक और जटिल प्रक्रिया। ज्यादातर पायरेट्स को पैसे का बहुत कम हिस्सा मिलता है। उनकी मेहनत और जोखिम का फल बहुत कम होता है। प्रॉफिट वॉरलॉर्ड्स और फाइनेंसर्स के पास जाता है, जो इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी हैं। यंग मेंस के लिए पायरेसी शायद ही कभी बाहर निकलने का रास्ता होती है।
यह अक्सर एक जाल बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल होता है। बस रिस्क और गरीबी का एक और साइकिल, एक ऐसा चक्र जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। 2009 में मायर्स्क अल्बामा का हाईजैक सोमाली पायरेसी को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ले आया। 4 पायरेट्स ने एक अमेरिकन शिप पर हमला किया। क्रू ने पलटवार किया, लेकिन कैप्टन फिलिप्स को बंधक बना लिया गया। यूएस नेवी ने जवाब दिया, जिससे दुनिया भर में देखा गया एक तनावपूर्ण स्टैंड ऑन शुरू हुआ। ड्रामा नेवी सील स्नाइपर्स द्वारा पायरेट्स को मारने और फिलिप्स को बचाने के साथ खत्म हुआ। यह घटना डेस्परेट पायरेट्स और मॉडर्न नेवल पावर के बीच टकराव का प्रतीक बन गई। इसने एक हॉलीवुड फिल्म को इंस्पायर किया और सोमाली पायरेसी के बारे में पब्लिक परसेप्शन को शेप दिया। लेकिन रियल स्टोरी सिर्फ अच्छे बनाम बुरे की एक सिंपल लड़ाई से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोमाली कोस्टल कम्युनिटीज में पायरेट्स को अक्सर हीरोज के रूप में देखा जाता है। उन्हें फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ डिफेंडर्स के रूप में देखा जाता है, सर्वाइवल के लिए लड़ने वाले अनऑफिशियल कोस्ट गार्ड्स। फिरौती का पैसा जब आता है तो पूरे विलेजेस को सपोर्ट करता है, फूड, मेडिसिन और स्कूल्स के लिए फंड देता है। पायरेट्स प्रोवाइडर्स बन जाते हैं, नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज में वेल्थ लाने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस नैरेटिव में वे मॉडर्न रॉबिन हुड्स हैं, अमीरों से लेते हैं, गरीबों को देते हैं। उनके एक्शंस को ग्लोबल इनजस्टिस और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रेसिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। हीरो की स्टोरी पायरेसी के बारे में दुनिया के ब्लैक एंड व्हाइट व्यू को चैलेंज करती है। ग्लोबली सोमाली पायरेट्स को डेंजरस क्रिमिनल्स के रूप में देखा जाता है। वे इनोसेंट सीफेरर्स को किडनैप करते हैं, ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब करते हैं और इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। बंधक महीनों के आतंक से गुजरते हैं, परिवार खामोशी में दुख सहते हैं। पायरेसी कॉस्ट्स बढ़ाती है, शिप्स को रीडायरेक्ट करती है और दुनिया भर की इकोनॉमीज को इंपैक्ट करती है। 2000 के दशक के आखिर तक पायरेसी एक सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गई, जो प्रॉफिट से चलती थी, जस्टिस से नहीं। रॉबिन हुड की इमेज को फैंटेसी के रूप में खारिज कर दिया जाता है। रियल पायरेट्स रियल सफरिंग देते हैं। इस व्यू में वे विलेंस हैं जिन्हें रोकना चाहिए और जस्टिस के कटघरे में लाना चाहिए। सोमाली पायरेसी के दिल में रियल लोग हैं, सभी साइड्स पर विक्टिम्स। सीफेरर्स को बंधक बनाया जाता है, डर और ट्रॉमा सहते हैं, उनके परिवार दर्द में इंतजार करते हैं। कई कभी भी उस बुरे एक्सपीरियंस से उबर नहीं पाते। लेकिन पायरेट्स खुद अक्सर वे यंग मेंस होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, गरीबी और वॉर से फंसे हुए। ज्यादातर को बहुत कम इनाम मिलता है, दूसरों के प्रॉफिट के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई समुद्र में मर जाते हैं या फॉरेन प्रिजन्स में सालों बिताते हैं। उनके परिवार भी भारी कीमत चुकाते हैं। विक्टिम और अपराधी के बीच की लाइन अक्सर दिल दहला देने वाली पतली होती है। दो नैरेटिव्स कंपटीशन में है, हीरो और विलेन। एक पायरेट्स को डेस्परेट डिफेंडर्स के रूप में देखता है, जिन्हें ग्लोबल नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन ने क्राइम करने पर मजबूर किया। दूसरा बेरहम क्रिमिनल्स को देखता है, जो इनोसेंट लोगों पर हमला करते हैं और दुनिया को अस्थिर करते हैं। हीरो की स्टोरी हमें रूट कॉसेस का सामना करने के लिए कहती है, फेल्ड स्टेट्स, इलीगल फिशिंग, पॉइजनीला कचरा डालना। विलेन की स्टोरी हॉस्टेजों और ग्लोबल इकोनॉमी पर हुए नुकसान के लिए जस्टिस की मांग करती है। दोनों आंशिक रूप से सच हैं। पायरेसी गहरी प्रॉब्लम्स का एक सिम्टम है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और इंटरनेशनल इंडिफरेंस। लेकिन यह एक ब्रूटल क्राइम भी है जिसके रियल विक्टिम्स हैं। चैलेंज पूरी पिक्चर को देखना है, न कि सिर्फ उन हिस्सों को जो हमारे नैरेटिव में फिट होते हैं। जस्टिस आखिर में कभी भी सिंपल नहीं होता। हमने सोमाली पायरेसी के मुश्किल भरे हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया है, इसकी रूट्स, इसके विक्टिम्स, इसके नैरेटिव्स। क्या सोमाली पायरेट्स हीरोज हैं या विलेंस? जवाब सिंपल नहीं है। वे दोनों हैं परिस्थितियों के विक्टिम्स और क्राइम के परपेट्रेटर। उनकी कहानी एक आईना है जो दुनिया की फेलियर्स और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। सच मजबूरी और गलत काम के बीच के धुंधले पानी में कहीं छिपा है। फाइनल जजमेंट सिर्फ हमारा नहीं है। एक ही सवाल बचा है, उनकी चॉइसेस का सामना करने पर आपने क्या किया होता? इसके बारे में थिंक।